गूगल लेंस इंट्रोड्यूस कब हुआ? 2012-13 के टेन्यूर में आया। हमें तो 10 साल लग गए ना। भाई लोगों को मछली पकड़ना सिखाओ, हम क्या कहते हैं उसको स्टिक दे देते हैं, ले जाओ यार ये कर। हमें 8 साल लग गए इस बात को समझने के लिए कि ये कितना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर इन चीजों की कोई अहमियत है? अगेन वही वाली बात है कि कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन भी तो टेक्निकल हो, आप टेक्निकली इक्विप्ड हो। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, प्लीज मेक द वोकैबुलरी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये रिलेट कर गया ना फिर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ ना। बिल्कुल। हमारा अगला क्वेश्चन भी यही था आपसे कि मेरा कि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि यहाँ तो आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर तो काम कर रहे हो, लेकिन आप जब किसी कंसल्टेंट को एज अ क्लाइंट के तौर पर हैंडल करते हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर को उसे एक्वायर करते हो, तो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसका तो बहुत बड़ा रोल ये होता है कि यार ये मैं तो कंसल्टेंट से नहीं बिगाड़ूंगा ये जी। अच्छा, हालांकि उसको ये पता होता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ और मुझे पता है ये कैसे होना है, लेकिन वो कहता है नहीं साहब ड्राइंग बनवा के लाएं तो फिर मैं बताऊंगा। देखिए मैं अभी इसका आपको, दैट इज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्रोजेक्ट। देखिए इसमें मैं अच्छी एग्जांपल दूं। मैं कुछ अर्सा पहले एक रिटेल सुपरमार्केट का प्रोजेक्ट कर रहा था। वहाँ पे हमारे कंसल्टेंट होते थे जो वहाँ पे हाइब्रिड काम था, डिजाइन कंसल्टेंट भी अलग होते थे। तो मैंने फील किया कि वही आप वाली बात, दे यूज्ड टू ईमेल अस। तो चूंकि मैं बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट विजिट्स भी होता था, तो ईमेल में कभी 3 दिन बाद देख रहा हूँ, 4 दिन बाद देख रहा हूँ। तो मैंने कहा यार देखिए ऐसा ना करें, क्योंकि मैं जब विजिट पे हूँ तो विजिट पे मैं 15-15 घंटे भी साइड पे हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अगेन लैपटॉप खोल के ये एक्टिविटी करूँ। तो इट इज बेटर प्लीज आप मुझे कॉल कर लिया करें। तो उन्होंने बोला जी हम अपने एसओपी के मुताबिक ही काम करेंगे। मैंने फील किया कि यार ये तो टाइम डिलेशन टैक्टिक्स है कि मैं कंसल्टेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यू आर एन आर्किटेक्चुरल कंसल्टेंट, आई एम ऑल्सो एन आर्किटेक्चुरल मैनेजर। तो आपकी और मेरी केमिस्ट्री तो मैच हो। हाँ ठीक है। फिर मैं एमईपी कंसल्टेंट के पास जा रहा हूं, उनको मैंने जब रिक्वेस्ट की तो दे अडॉप्टेड। बोला सर जबरदस्त, वेरी गुड आइडिया। और मैंने कहा देखिए एक और फेवर भी ये कर ले कि आप कॉल पे भी मुझे वो समझा दें जो आप चेंज करना चाह रहे हो, और क्लाउड करके मार्क करें। बोला अच्छा, उन्होंने बड़ा एक अच्छा उसको जोकिंग पॉइंट ऑफ व्यू में लिया। बोला सर ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बातें हो रही है। मैंने कहा लेकिन करनी है। नहीं क्यों नहीं करते? ठीक है, अगर मुश्किल काम बता दिया हमने क्या? क्योंकि ये करने से ही हमारा प्रोजेक्ट इफेक्टिवली कंप्लीट होगा। नहीं हमने आपको हायर किया है, हमने आपको हायर किया जी, पे किया है। फर्क यही मैंने फर्क फील किया कि कम्युनिकेट, यानी मैंने अपनी बात आपको बता दी तो मैंने अपनी जॉब पूरी कर ली। यही तो चल रहा है। मैं आ रहा हूं कोऑर्डिनेशन पे। मुझे कम्युनिकेशन आपसे नहीं चाहिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मुझे कोऑर्डिनेशन चाहिए। मैंने अपनी बात कम्युनिकेट की, मैंने आपसे फीडबैक लिया, फिर मैंने फॉलोअप भी लिया। तो जब ये 3-4 काम मैं एक साथ करता रहूंगा और टाइमली करता रहूंगा तो आपका प्रोजेक्ट टाइम पे होगा। लेकिन मैंने अपनी हैबिट वहां थोड़ी चेंज रखी थी। मैंने कहा यार ये इस तरह थोड़ा कैप्चर करना बड़ा मुश्किल है, लेट्स इनिशिएट बाय माय ओन सेल्फ। फिर मैंने उसको क्या किया, अपने फोन में सारे एक्सेस कर लिए, पहले ईमेल्स के भी। तो जैसे ही मेरे पास ईमेल क्लिक होती थी मैं फौरन उस ईमेल का जवाब देता था। ठीक है, फौरन, कि मैं साइड पे भी हूं तो भी मुझे हर 2-3 घंटे के बाद भी ईमेल्स चेक मतलब आपको खुद ही मैनेज करना पड़ा। फिर मैंने क्या किया कि उस ईमेल को कॉपी किया, उसको व्हाट्सएप के ऊपर उसी के चैट में दोबारा जाके पेस्ट मारा। ठीक हो गया। फिर उसका जो क्रक्स था, जो मेन इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, वो जो हमारा प्रोजेक्ट का ग्रुप था जिसपे उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा था, वो उठा के मैंने समरी उधर भी डाली 3 जगहों पे। फिर दोबारा मैंने कॉल की, मैंने कहा सर मैंने ये चीजें कर ली है, प्लीज आप एंडोर्स कर दे। तो वो उन्होंने थम्स अप कर दिया वहां पे। मैंने कहा ये जो पूरी मेहनत थी 24 घंटे की, ये मैंने स्क्वीज करके ये नटशेल बयान कर दी ताकि मेरा प्रोजेक्ट लेट नहीं हो। लेकिन जबकि ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बात तो विद इन एक कॉल की मार थी जी, एक कॉल की मार थी, जिसमें मेरे हिसाब से एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप बात कर रहे हो तो ये 24 घंटे जो है ये आपका प्रोजेक्ट, ये तो आपने चले अपनी तरफ से एक एंथुसियास्टिक अप्रोच का मुजाहरा करा कि मैंने यार ये काम कर लिया, लेकिन जो सामने कम्युनिकेशन जिसको आपने की, उसके कोऑर्डिनेशन, उसने ये कहा कि उसका नजरिया ये था कि यार ये करे ना काम, जितना करना है करे, हमें उससे लेके एक कॉल की मार थी। अगर चीजें इजी सॉर्ट आउट हो जाए, इसको थोड़ा सा कुछ और डायरेक्शन में लेके चलते हैं, क्योंकि मैं बड़ा प्रैक्टिकल इन बातों पे चलता हूँ कि जितना प्रोजेक्ट चलेगा तो उतनी इनकम आपकी होती रहेगी ना।
तो अब ये फैक्टर क्यों आप अपने जहन में रख रहे हो? मैंने बड़ी डिटेल मीटिंग की उन आर्किटेक्ट्स के साथ कि मैंने उनको ये समझाया कि सर एक कमर्शियल फैक्टर यही खत्म करोगे तो दूसरा मिलेगा, लेकिन अगर एक ही प्रोजेक्ट 6 महीने चलाओगे भाई तो दूसरा कैसे मिलेगा? अगर आप ही प्री ऑक्यूपाइड हो तो फिर आगे कैसे काम करेंगे? अच्छा, आप ये बताएं कि अगर एज अ क्लाइंट, जैसे आपके क्लाइंट्स होते हैं, आपके जो ओनर्स हैं या हैं, उनको इफेक्ट डेफिनेटली फाइनेंशियल हो रहा होता है, ये बातें आप उनके साथ करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो लोग, इसका एक बहुत ही अच्छा मैंने तो देखा कि क्लाइंट फिर भी वहीं जाता है, फिर भी वहीं जाता है। सर अभी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताता हूँ जो बड़ी जबरदस्त है, जो मेरी नजर में अलार्मिंग है फॉर ऑल कंसल्टेंट्स, ऑल। क्यों अलार्मिंग है? क्योंकि अब ये जो आर्किटेक्चुरल कंसल्टेंट्स हैं, इनकी ये तमाम जो चीजें आइदर हम कहते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, अभी हम दोनों पर्सपेक्टिव पे बात करें, इनकी वजह से तमाम क्लाइंट सेक्टर ने अब इन हाउस आर्किटेक्ट्स रखना स्टार्ट कर दिए। इवन जब मैं रिटेल सुपरमार्केट डिजाइन कर रहा था, मुझे ये फैक्टर बहुत ही ज्यादा फेस करना पड़ा। हालांकि हमारे पास 2 कंसल्टेंट थे, एक भी नहीं, 2 अलग अलग आर्किटेक्चुरल कंसल्टेंट थे। जब मैंने क्लाइंट से उस वक्त बात की, ओनर्स के साथ, उन्होंने कहा ठीक है, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी? मैंने कहा आई वांट माय इन हाउस टीम, और मैंने इन हाउस टीम में 12 बंदे अलग से रखे। तो अब आप ये देखें कि पहले पूरा प्रोजेक्ट इन 2 के पास था, अब ये डिवाइड हो गया 3 के पास, अब 2 वो कर रहा है, 2 ये कर रहा है, 3 मैं कर रहा हूं। 7 प्रोजेक्ट एक ही वक्त पे चल रहे हैं अलग अलग सिटीज में। तो इसका मकसद ये भी तो एक अलग कंपनी डेवलप हो गई। और वक्त के साथ साथ अगर ये ग्रो हुई तमाम कंसल्टेंट्स, तमाम क्लाइंट्स के अंदर, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा कि आपको साल में मिल रहे थे पहले 40 प्रोजेक्ट, अब मिलेंगे 30 प्रोजेक्ट। तो जब 30 प्रोजेक्ट मिलेंगे तो आपका जो डायनामिक्स है वो और भी थोड़ा छोटा हो गया। ये चीज वो समझ, अब आपका डायनामिक्स छोटा हुआ तो आपकी एक्सपेरिमेंटेशन कम हुई, मिस्टेक्स कम हुई। तो जब आपके डायनामिक्स मिस्टेक्स कम होंगी तो आप इनोवेट भी कम ही करोगे। फिर आप जो अच्छी क्रिएटिव थॉट्स बनाते हो वो भी कम करते हो। मैं एक और आर्किटेक्ट के साथ काम कर रहा था, एक छोटा रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट था उसके ऊपर। तो उसमें बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैंने उस आर्किटेक्ट को अप्रिशिएट किया। मैंने कहा सर आई हाईली अप्रिशिएट आपके डिजाइन में और ऑन साइट में मुझे जो डिफरेंस है वो हार्डली 2-4% का लगा, विच इज अप्रिशिएटेड। तो उसने आगे से पता है मुझे क्या जवाब दिया? यार अभी मैं 35 से ज्यादा यही रेस्टोरेंट बना चुका हूं, तभी तो इतनी एक्यूरेसी आई है। आप इन्हीं बातों से खुद फील कर लें कि यार इतने आपने बनाए थे तभी तो आज आप एक्यूरेट हुए हो। अब आप अपने आप को माजी में ले जाओ तो अब यही चीजें होंगी, इतना गैप कम्युनिकेशन का और कोऑर्डिनेशन का होगा, तो फिर आप कैसे परसीव कर सकते हो कि आप टॉप ऑफ द लाइन आ सकते हो? आप कम्युनिकेशन की जो बात कर रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक जितनी बात की है, ये एक प्रोफेशनल एरा के अंदर आपने बात की कि यार ये कम्युनिकेशन का एक तरीक़ेकार है कि आपने प्रोफेशनल से कैसे चलना है। अब एक बच्चा जो आर्किटेक्ट बना है, उसकी नॉलेज के अंदर कम्युनिकेशन स्किल ये है जो कि वो ये कि मैं आपसे बड़े अच्छे से बात करूं, बड़ी तमीज से बात करूं, जरा बात को बना के करूं। ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और इस तरह की कम्युनिकेशन, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले वही बात आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, कि उस बच्चे को तमीज़ और इखलाक का दायरा शुरू से है। अब ये बात आती है कि वो सामने वाले को अपना मैसेज किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, क्योंकि यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि वो बच्चा अगर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो गैप पता है कितना है? 25 सालों का है, बहुत बड़ा। क्योंकि वो बच्चा आज आया फील्ड में और आप 25 साल से हो, तो जब ये इतना बड़ा गैप है और बीच में टेक्निकल वर्ड्स यानी वोकेबलरी नहीं है, तो जब वोकेबलरी भी नहीं होगी तो वो जब समझा ही नहीं पाएगा। कहते हैं कि इफ यू आर अनएबल टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड फर्स्ट योरसेल्फ, हाउ यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स टू अदर्स, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग्स, सो इट मींस आपकी बात मेरे दिल को पंच ही नहीं करेगी। तो पंच नहीं करेगी, देन व्हाट आई विल से कि यार यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। अब आप उसी ट्रैक पे चलो जो मैं आपको बता रहा हूं। तो जब मैं बता रहा हूं ट्रैक, तो इट मींस ये वही डायगोनल ट्रैक ही हो गया जो या तो सर्किल होगा या स्क्वायर होगा, डायगोनल होगा, बाहर उसके कुछ भी नहीं होगा फिर। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि
कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है और क्लाइंट है, ये स्टेक होल्डर है, स्ट्रक्चर इंजीनियर है, MEP के लोग हैं। अब कहीं आके कोई बात अटक जाती है, बिल्कुल तो आपके बड़े एक्सपीरियंसेस रहे होंगे इस बिल्कुल मामले में। तो हमारे ऑडियंस के लिए आप कोई एक ऐसी एग्जांपल बताओ कि जिसमें बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो, आर्किटेक्ट अटक गया हो, कॉन्ट्रैक्टर अटक गया हो या क्लाइंट अटक गया हो, उसको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे सॉर्ट आउट किया जिसमें आपका बड़ा रोल हो? देखिए, मैं सबसे पहले बात प्रोजेक्ट बताता हूं कि टेक्निकल मैनेजमेंट, सॉरी जी, ये जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये 2 डायरेक्शंस में अकर हो रही है, ठीक है। एक होगा आपका बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पे, एक होगा इंटीरियर डिजाइन के प्रोजेक्ट में, ठीक है। पहले हम इंटीरियर वाले की बात करते हैं कि एक प्रोजेक्ट में डील कर रहा था, उसमें प्रॉब्लम आया आपके रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान्स एंड इंटीग्रेटेड फॉल सीलिंग प्लान्स के अंदर, ठीक है। चूंकि तीनों लोग स्टेक होल्डर्स अलग अलग हैं, तो जब तीनों स्टेक होल्डर्स अलग अलग हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। आर्किटेक्ट से मैंने अपना बेंचमार्क पूछा, मैंने कहा भाई आप अपना पहले बेंचमार्क बताओ। क्यों? क्योंकि रूट कॉज एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और तीनों को लोग जो थे उनको मैंने पहले अपनी केमिस्ट्री पे लेकर आया ताकि मुझे ये पता चले कि तीनों का फॉर्मूला बनाना क्या है। आर्किटेक्ट का बेंचमार्क ये था कि मेरा ये सीलिंग लेवल फाइनलाइज्ड है। आई सेड ओके, एग्रीड हो गया। अब पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिकल वाले की केबल ट्रेस कहां पर होनी चाहिए, उसका बेंचमार्क हमने अलग डिसाइड कर लिया। थर्ड नंबर, फायर फाइटिंग का जो पाइप है उसको बीम के साथ टच करके मैंने चला लिया। अब आखिर में बच गया HVAC का बंदा। HVAC का बंदा कहता है सर जब मेरी ड्राइंग में 12 इंच की डक्ट है तो मैं छोटी कैसे करूं, तो मुझे तो पूरा काम ही रीवैम्प करना पड़ जाएगा, तो बेहतर है कि ये 4 इंच की कुर्बानी आप दे दो। यानी कि गर्दन आपने ठीक हो गया। पकड़ी। तो मैंने कहा नहीं, अब इसका अब एक और सॉल्यूशन निकालते हैं। अब वो सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, मैंने जो रिक्वेस्ट की कि आप बीइंग एज एन MEP, क्योंकि अगेन मैं समझाता हूँ, ये नॉलेज अगर आपके पास नहीं होती तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता। यू आर कंसर्न विद टोटल CFM। आपका कंसर्न जो है जो 12 इंच बाय 3 फीट की डक्ट में अगर आप देखो तो 12 इंचेस प्लस 36 इंच, ये पूरा पेरीमीटर आप लेते हो, उसके CFM को कैलकुलेट करते हो। तो जब आप उसके CFM को कैलकुलेट करते हो, वही CFM मैंने कहा ट्रांसफॉर्म करो और आप इसको 8/48 पे शिफ्ट मारो। तो आगे से उसने बड़ा मुस्कुरा कर मुझे बोला कि सर इतना तो बता दिया, आप डिजाइन भी कर दो। तो ये काम आप लोगों का है, क्योंकि अब यहाँ का प्रॉब्लम जो था वो ये था कि स्टैंडर्ड में केबल ट्रे 1 इंच छोटी करवाई, 8/4 थी, मैंने कहा नो 6/3 करो, 1 इंच वो बचाओ। आपका फायर का जो पाइप था वो चेंज नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि बीम से 2 इंच नीचे था उसको मैं 1.25 इंच पे लेके जाऊं ताकि और थोड़ा ऊपर लेके गया मैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो लेवल है वो उसमें चेंज नहीं हो सकते हम। तो इस वजह से आपका पहले टेक्निकल होना बहुत जरूरी है और आपके दिमाग में वो इंटीग्रेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेटेड नहीं हो इन तमाम चीजों के साथ, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड नहीं हो, तो फिर आप सामने एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं इसमें ये समझाऊंगा कि ये इस जंग में ऑलवेज रिमेंबर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें और एस्थेटिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। क्योंकि अगर आप इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो आप फिर टेक्निकल और इनोवेटर नहीं हो, फिर आप एक जर्नल मैकेनिक ही हो बस, जो आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हो। अब यही एग्जांपल आप एक बिल्डिंग या एक घर में ले ले, बहुत ही सिंपल एग्जांपल इसकी देता हूं। आपने ड्रेन के पाइप निकाले वॉशरूम्स के, कहां निकाल दिए? बिल्डिंग एलिवेशन में। डू यू थिंक यू आर एन आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग एलिवेशन पे ये डक्ट के पाइप निकाल रहे हो या अलाउ कर रहे हो? आजकल निकल रहा है, बहुत दिख रहा है। क्या आप आर्किटेक्ट हो? सवाल ये मेरी नजर में तो फिर नहीं हो ना, क्योंकि अगर मैं इससे बेहतर है कि पुराने रेफरेंसेस पे चले जाऊं, तो क्या आपने वॉशरूम कहते हैं हम छुपा देंगे, हम डक्ट बना देंगे, हम ये कर देंगे, तो इससे बेटर ये नहीं था कि आप वॉशरूम के अंदर ही छोटी सी एक डक्ट बना देते, या आप अपने स्पेस के अंदर ही छोटी सी से मुराद 1.5 बाय 2.5 3 फीट की एक ऐसी डक्ट बना दो जहां पे ये तमाम सर्विसेज चल रही हो और आपकी एलिवेशन बिल्कुल सीधी हो। जब ये वाला प्रॉब्लम मैंने फेस किया, एक घर का प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, वहां पर ये बहुत बड़ा चैलेंज आया। हमने रिक्वेस्ट इस जगह पे आर्किटेक्ट को की, जहां हम MEPs को रिक्वेस्ट कर रहे थे वहां हमने आर्किटेक्ट्स को रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा सर प्लीज। क्यों? क्योंकि बाद में जब बिल्डिंग एलिवेशन बनेगी
फिर ऑफसेट्स पे आप ही कह रहे होंगे कि इस ऑफसेट को कैसे छुपाना है। नहीं, पर मेंटेनेंस का भी बड़ा इशू है ना। मैं अभी आपको बताऊं, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम था हम उनके, और बेंगलो भी जिनका था, वो भी पाकिस्तान के समझे के 40s के पाइनियर, अमीर तरीन लोग, एलीट क्लास के, उनका बेंगलो उन्होंने साहब ने डिज़ाइन किया क्योंकि उनके पास वो टर्न की प्रोजेक्ट था। आप बिलीव करेंगे उन्होंने डक्ट में से पाइपिंग गुजारी है सारी, और उसके ऊपर सारी जो है वो वॉल प्लास्टर थी, कलर क्रीट था, सब कुछ था, इवन वेल्व तक उन्होंने उसके अंदर पंच किए हुए थे, और सिर्फ घुमाने का सिस्टम। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मुझे वॉल खोलना है, बंद करना है, लगा दिया मैंने, दुनिया का बहुत अच्छा वेल्व लगा दिया, अब वो वेल्व खराब हो गया तो क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा? ऐसे ही है। आप ये सोचे, और MEP वाले ने करने दिया, खुद आर्किटेक्ट थे तो होने दिया, और वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मॉल्स डिजाइन किए हुए, बेंगलुरु के किंग। अब मुझे अगर वो वेल्व खराब हो जाता है तो मैं क्या करूँगा? मतलब वो एक वेल्व अगर आना है 10,000 रुपए का, तो मुझे कम से कम 20 लाख रुपए का प्लास्टर खराब करना है, सारा कुछ तोड़ना है। Now comes the second problem. This podcast is sponsored by Smart Climate Solutions, Private Limited Hisense HVAC. Reimagine your solution. Which is, are we only designing something? और ये गलती से नहीं हुआ जी, intentionally. इंटेंशनली है ये। ठीक है। नाउ सेकंड प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, क्या बिल्डिंग जो आप बना रहे हो वो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, और अगर मैं कहता हूँ वो मेरे लिए एक जनरेशन के लिए, ठीक है, 30, 40, 50 साल के लिए, तो वो रेनोवेट कभी तो होगी, मेंटेनेंस तो आती है ना, मेंटेनेंस तो होगी। क्या उस डायमेंशन को सोचते हुए आपने कभी प्रोजेक्ट बनाया है? नहीं बनाया। तो जब नहीं बनाया तो इट मींस बाय डिफॉल्ट इश्यूज जब क्रिएट होंगे तो आपका डिजाइन भी डिस्टर्ब होगा, आपकी जो ब्रीदिंग स्पेसेस होंगे बिल्डिंग के वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो जब ये सारे मामला डिस्टर्ब होंगे तो डू यू थिंक कि फिर बाद में हम एक अच्छे आर्किटेक्ट कहला सकते हैं? नहीं कहला सकते ना, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट मसला पता है कहां पर है कि हमने एक बार अपना नाम कैश कर लिया, अब हम जो करेंगे वो सच ही हो गया। सही। तो ये चीज, तो इसका मकसद ये हो गया कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है, हमने किस तरीके से टेक्निकल मैनेजमेंट को फोकस करना है। हमें इतने अच्छे MEP के, इलेक्ट्रिकल के कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, आर्किटेक्ट्स मौजूद हैं। एक पेज पे मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन ये सब लोग एक पेज पे आ गए, मजाल है कि आप किसी बिल्डिंग में कोई फॉल्ट ऐसा निकालेंगे। सही बात। लेकिन फिर दूसरी तरफ आप ये भी ख्याल करते हो, और जवाब आगे से मुझे ये मिलता है कि अगर इन बिल्डिंग्स में फॉल्ट नहीं निकलेगा तो बेचारे कॉन्ट्रैक्टर मर जाएंगे, उनकी दिहाड़ियां कैसे बनेंगी। तो इट इज ऑल, ये जवाब मिलता है, ये इट इज ऑल अ सर्कुलर थिंग, यानी इससे आप बाहर नहीं हो। नहीं तो हर एक का ख्याल करके लोग काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजीज और एग्जीक्यूशन जो उसकी है, हम चले जाएं कोई 20 साल पूरे चले, ज्यादा दूर नहीं, एक कॉन्सेप्ट बड़ा डेवलप हो गया अब आज के दौर के अंदर जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, ये वो कंस्ट्रक्शन की फला मेथोडोलॉजी चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। आप बिलीव करें एज ए कॉन्ट्रैक्टर और हमारा टेस्टिंग पार्ट के अंदर, मैंने तो जितने प्रॉब्लम इस 20 साल के अंदर फैक्ट्रीज के अंदर देखे, मैंने उस 20 साल से पिछली पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर नहीं देखे। 70s से लेके मैंने 90s तक के 2000 तक के प्रोजेक्ट्स देखे हैं, जिनके अंदर कंक्रीट की स्ट्रेंथ, एक गैमन एक होटल बना के गई है कराची में, और वन ऑफ द बेस्ट होटल में, उसकी हमने जब टेस्टिंग करी तो आज भी वो 7-8 हज़ार PSI के ऊपर उसकी कंक्रीट है। सही है। और कितने साल गुजर गए होंगे, कोई 60-70 साल उस होटल को गुजर गए। लेकिन जितनी प्रॉब्लम्स आज की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है, जिसमें आप जैसे ही पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि हमने ये टेस्ट किया, ये किया, वो किया, यूं ये मेथडोलॉजी, तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? बेहतरीन हो गया, इसी से ही कंटिन्यू करते हैं। हम जैसे लोग भी तो कितने 5, 8, 10, उन बिल्डिंग्स को छोड़कर अगर हम देखें कि जितनी बिल्डिंग्स बैलेंस बच गई, उनमें तो पहली बात बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम ही आएगा। ठीक हो गया। अब क्यों आएगा, अब मैं इसकी वजह बताता हूँ।
फर्स्ट आपका मटेरियल, आपका मटेरियल क्यों है सर मटेरियल कि तो आज क्या एडवांस है। क्या मटेरियल उस एडवांसमेंट के हिसाब से आज वही है? आज तो कहते हैं आज ज्यादा एडवांस। ठीक है, जो अगर होता तो ये प्रॉब्लम होती। आप खुद ही कहते हैं कि यार पुराने जमाने में जो रेत मिलती थी वो ज्यादा अच्छी थी बनिस्बत इस जमाने की रेत के। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, क्या जो लेबर है वो इतनी इक्विप्ड और इतनी स्किल्ड है जितनी क्या वो पहले जमाने की थी? थर्ड पॉइंट आपका टाइम, कि जिस टाइम और डेडिकेशन से वो काम करते थे क्या वो आज करते हैं? जब ये तीनों फैक्टर्स हैं और आपने मिस इंटरप्रिटेड, हमसे मुराद ये बीन ऑन अदर साइड, वी मिस इंटरप्रिटेटेड दीज वर्ड्स इन द नेम ऑफ स्कोप एंड कॉस्ट, जबकि ये गलत है। हम कहते हैं यार कॉस्ट लगाने को कोई तैयार नहीं है, तो क्यों नहीं लगाने के लिए तैयार? फैक्ट्री कैसे खड़ी हो रही? आप ये देखें, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था सखर के अंदर, एक इलाइट किस्म का गेस्ट हाउस था, वो डेवलप करने जा रहे थे हम उस जमाने में। ये बात आज से मैं 10 साल पहले की बात आ रहा हूँ। उसका जो एंट्रेंस थी वो बड़ी लग्जरी थी, यानी उन्होंने बताया था कि बहुत ही एग्जेक्टिव गेस्ट आएंगे, तो इसलिए आपने ये एक ऐसा बॉलरूम डेवलप करना है जहां पे लोग आएंगे, उसके बाद उनकी सिटिंग वगैरह होगी, डिनर शिनर होगा, और एक ऐसा रिक्रिएशनल स्पेस था। 10 साल पहले उसके सामने एलिवेशन पे बुक मैच ग्रेनाइट मैंने लगाया है। कब से? 10 साल पहले बुक मैच, जो उस जमाने में व्हाट आई रिमेंबर, यानी आज की तो कंपैरिजन में कर ही नहीं सकता हूं, उस जमाने में भी शायद कोई 3,000-3,200 रुपए स्क्वायर फीट मुझे मिला, तो यानी आज के जमाने में आप देख लो उसकी कॉस्ट क्या होगी, 15-16 हजार प्लस स्क्वायर फीट पे। तो उस जमाने में भी तो लोग थे, डेडिकेटेड थे, और डेडिकेशन के साथ हमने काम किया, स्कोप डिफाइन किया, कॉस्ट डिफाइन की, टाइम डिफाइन किया, तो क्वालिटी ऑफ लेबर भी तो आई फिर। तो जब क्वालिटी ऑफ लेबर आई तब यहां पर सेकंड कंपोनेंट आता है कि फिर जो रिपेयर, मेंटेनेंस और ये सारे जो फैक्टर्स थे ये फोरगो हो गए। फिर वो बिल्डिंग को बनाया भी उसी स्टैंडर्ड और उसी स्पेक्स के ऊपर, वो जो पर्टिकुलर जगह थी। तो इसका मकसद ये हो गया कि काम तो अच्छा हो रहा है, लोग अच्छे काम कर भी रहे हैं। इसका मतलब हमें सबसे पहले अपने आप को जस्टिफाई करना है कि क्या मैं तैयार हूं अच्छा काम करने के लिए या मैं नहीं हूं, क्योंकि चीजें तो हमने बनाई है ना, और वो एग्जिस्ट भी करती हैं। 10 साल बाद भी अगर आप देखने जाओ तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पर है। हमने आज से कोई 8 साल पहले मैंने DHA के अंदर एक बेंगलोर डेवलप किया था, CVO के बिल्कुल साथ ही। वो बेंगलोर आज भी आप जाके देख लें, उस बेंगलोर को देखने में आपको बड़ा मजा आएगा। बोलोगे यार CVO के उतर रहते हुए भी इसकी तो पूरी डिटोरेशन वाली कंडीशन होनी चाहिए थी 8 साल बाद, लेकिन वो डिटोरेट ही नहीं हुआ है, क्योंकि हमने एक बेंचमार्क बना दिया था कि हर 3 साल में इसकी छोटी सी मेंटेनेंस होगी जो कि एक्सटर्नल फसाड की होगी। इंटरनल को कैसे टैकल करना है वो आप जाके देखें, उसकी पॉलिश को कैसे मेंटेन किया, उसमें कौन सी लकड़ी लगनी चाहिए, सिर्फ नाम की नहीं कि आपने कह दिया मैंने चलो रेड वारंटी लगा दी, नहीं, क्यों लगा दी, आपने क्या स्टडी किया, क्या उसको सुखाया, क्या उसमें से देखा टर्माइट प्रूफिंग कैसे मेंटेन करनी है, क्या आपने उसके ऊपर डीऑस्मोसिस प्रोसेस लगाया कि अगर कल को पानी का लेवल बढ़ जाता है तो उसको निकाला कैसे जाएगा, क्या आपने रेन थ्योरी, सस्टेनेबिलिटी जो हम अभी इतना शोर मचा रहे हैं, क्या वो सस्टेनेबिलिटी मैंने उस जमाने में की थी? उधर उस जमाने के मैंने पाइप्स लगाए थे कि जहां पर रेन वाटर की कलेक्शन भी की थी, सीवरेज का निजाम अलग से हमने डेवलप किया था, जो MEP का सिस्टम था वो कंप्लीट, जो उस वक्त नया इंट्रोड्यूस हुआ है VRF, नया पाकिस्तान के अंदर, उसकी इंट्रोडक्शन हमने वहां पे की है। आउटडोर उसका कैसे बचा के रखना है मॉइस्चर्ड वेदर के साथ, वो हमने उसको मेंटेन उस जमाने में किया। आम एसी तो 2 साल में ही खत्म हो जाता है, वो 8 साल चल गया। आप ये सोचें कि 8 साल चल गया तो आपका ROI वो कितना जबरदस्त डेवलप हुआ। तो इट मींस नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड विद द नॉलेज योर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट फॉर इट। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर जब हम कदम रखते हैं और इस दुनिया के अंदर, ये दुनिया की बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर आज के टेन्योर में एक चीज़ बड़ी आ गई है जी, इनोवेशन, और एक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटली जैसे आपने खुद ही अभी बताया कि हमने फुटप्रिंट्स लगाए हुए हैं जी, ये डिजिटल के अंदर चला जाता है, आपने सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है, इनोवेशन समझ लें वही चीज़ हो जाती है।
सो डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की कोई अहमियत है, या आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जब ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराते हो तो इससे कुछ आप बेनिफिट लेते हो? ये चीज़ें लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि उनको पता चले कि यार इन चीज़ों को प्रोजेक्ट पे लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको एग्जाम्पल के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आज से कोई 10-12 साल 15 साल पहले अगर मैं उसकी बात करूँ 13-14 के अंदर, हम हज़ार स्क्वायर यार्ड के जो घर डेवलप कर रहे थे उस ज़माने में, वहाँ पर डिजिटल इनोवेशन थोड़ी सी इंट्रोड्यूस हुई। और वो क्या हुई उस ज़माने में, सेंसर्ड डिवाइसेस तो इंट्रोड्यूस। ज़माना कौन सा था? 2014 मैंने आपको बताया, 2014 में, आज से 10-12 साल पहले सेंसर डिवाइस किस चीज़ के लिए कि अगर आपकी विंडो का ग्लास टूटेगा तो अलार्म बजेगा। छोटा सा सेंसर है ये अभी, ठीक है। ये उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ और लोगों को लगता था कि ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। ये पहला पॉइंट था, अभी इनोवेट अभी किया इसको। 16-17 में जब हम आए तो हमने इसी को आपके जो इलेक्ट्रिकल के जो आपके बटन्स थे उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर, ठीक हो गया। फिर 19 के अंदर ये सेलफोन्स में आ गए, ये एक तब्दीली आई कि आपको थोड़ी इजीनेस मिली। अब इसी का पॉइंट नंबर 2 पे अगर हम आ जाते हैं, ठीक है, कि जिस पे आपने डिजिटल इनोवेशन बोली, प्रॉब्लम वहाँ पे राइज क्या हुए कि ये जो सर्विसेज का जो चैप्टर था वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि सर्विसेज जा रही हैं, आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं, फिजिकल मीटिंग्स कर रहे हैं और उसमें उन सबका टाइम जा रहा है। तो टाइम की अपनी जो वैल्यू थी उसको कोई नहीं समझ रहा, और डिजिटली जो एक न्यू चीज़ आई है उसको कोई अडॉप्ट भी नहीं कर रहा। तो 15-16 में आपने आवाज़ सुनी होगी कि यार बिम मॉडलिंग के नाम से कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। मेरा अगला क्वेश्चन था आपसे, बिम। तो जो बिम इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें लोगों को पहले तो ये समझने में दुश्वारी हुई कि ये है क्या, ठीक है। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, कि वो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा कि तमाम की तमाम आपकी सर्विसेज कैसे जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, साइजेस क्या हैं, हाइट्स क्या हैं, उनके लेवल्स क्या होंगे, वो लगने के बाद दिखेंगी कैसे। ये सारी एक्टिविटी करनी थी जो कि नहीं हुई, क्योंकि ये तो डिजिटल इनोवेशन एडॉप्टेशन की बात है ना। हमें 8 साल लग गए इस बात को समझने के लिए कि ये कितना ज़रूरी है। आज भी आप इंटीरियर का कोई प्रोजेक्ट करते हैं, इंटीरियर आउटफिट्स हो गए, तो बिम कितना यूज़ करते हैं, कितनी कंपनीज हैं जो यूटिलाइज करती हैं। है तो टेक्नोलॉजी 10 साल पुरानी, इसका मतलब हम टेक्निकली इतने इनोवेट नहीं हुए उस जमाने को देखते हुए। अब आते हैं हम एक और पॉइंट, कि मैंने एक और पॉइंट आपको बताया कि अगर आप अपना एसी रिमोट से ऑन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपके पास स्मार्टफोन्स है ना, आप स्मार्ट टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। आप एक कंट्रोलर रख सकते हैं जो पूरे घर के एसी को स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर कन्वर्ट कर सकता है। क्या आपने अभी तक वो किया? नहीं किया। अब आ जाए एक और पॉइंट, हमने कितने ऑफिसेज बनाए। मैं अभी लास्टली एक ऑफिस में था 2022 की, मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वहां पर मैंने ये फील किया कि एक प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज्यादा ये आ रही है कि एक जो रूम है मैनेजर का, उसमें मैनेजर बैठता है, फिर उसको कम्युनिकेट करना है दूसरे टीम मेंबर्स के साथ, तो वो उठ के जाता है, फिर घंटे के बाद वापस आ रहा है। उस घंटे के टेन्योर में जो लाइट है वो कंटिन्यू चल रही है। अब आपके लिए तो बहुत छोटा फैक्टर है, लेकिन मैंने यूं इवैल्यूएट नहीं किया। मैंने कहा यार ये एक ही मैनेजर, तो ऐसे मेरी कंपनी में 50 है, तो 50 लाइटें अगर जल रही होंगी तो ये क्या सस्टेनेबिलिटी है? ये तो नहीं है। इसका मतलब ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। हमने यहाँ पर एक सेंसर डिवाइस लगा दी। दो किस्म होते हैं, एक तो या तो आप लाइट ही सेंसर वाली ले लो, बहुत हैवी आइटम ले लिया आपने। अगर आप कहते हो कॉस्ट इफेक्टिव, तो मैंने एक सेंसर डिवाइस लगा दिया। जैसे ही बंदा बाहर जाएगा 5 सेकंड के बाद लाइट ऑटो ऑफ हो जाएगी, और ये इंप्लीमेंट कर दिया मैंने सबके साथ। तो इससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मैं अपनी एनर्जी भी तो सेव कर रहा हूँ, एनर्जी की कॉस्ट भी तो सेव कर रहा हूँ, तो मैं डिजिटली इनोवेट हो गया। अब मैं मजीद आगे गया, तो मजीद आगे ये हुआ कि एक अभी रिसेंट हमने ग्रीन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया था। वहां पे एक चैलेंज बहुत ज्यादा ये था कि एक तो ऑफिस स्टाफ थे जिनसे लोग बहुत ही कम मिलने आते थे। मतलब अगर 500 ऑफिस का स्टाफ है तो उनसे मीटिंग्स करने के लिए 100 तो रेगुलर लोग आ रहे हैं। लेकिन एक और चंक वो था जिसमें सैम्पलिंग, टेस्टिंग, ये सारा भी कंपोनेंट्स थे जिसके लिए लोग दिन में 300-350 लोग आ रहे हैं। अब यहां पर अगर कोई बंदा ग्लिच करके ऑफिस प्रीमाइसेस में आ जाए तो स्टाफ की सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू था। अब हमने सोचा इसको हल कैसे किया जाए। अब यहां पर हमने लगाया स्मार्ट कैमरा। एक होता है पीपल डिटेक्टिंग कैमरा, वो अलग है।
एक है स्मार्ट कैमरा जिसको RFID के साथ हमने अमलगमेट कर दिया। अब ये डिजिटल इनोवेशन अगर मैं किसी को बताता हूं तो पहले वो मेरी तरफ देखता है, फिर आखिर में कहता है अच्छा ये तो मिशन इम्पॉसिबल में हुई होगी, ये पाकिस्तान में कहाँ होगी, वी डन इट, ये मैंने की है। अब वो क्या थी कि मैंने मेन एंट्रेंस के साथ एक रिसेप्शन बनाया और उसी के साथ मैंने गेट लगा दिया। रिसेप्शन पे आप आओगे, आपका अपना एक सेल्फ ID कार्ड के ऊपर RFID बनेगा और कोई एंट्री की जगह ही नहीं है आपकी। वो RFID जैसे ही ओके हो गई, अगले 2 सेकंड में वो कैमरा के साथ अमलगमेटेड हो गई। जैसे ही आप आ गए उस गेट से दाखिल होंगे तो कैमरा आपको ग्रीन डिटेक्ट करेगा, अगर नहीं है तो कैमरा आपको रेड डिटेक्ट करेगा और विद इन 5 सेकंड्स जो हमारा कंट्रोल रूम है वहां से नेक्स्ट गार्ड को फोन आ जाएगी कि इस बंदे को देखो जो इस कलर के कपड़े पहना हुआ है कि ये क्यों इस सिक्योरिटी को बाईपास करके आ चुका है। जब मैंने ये वाले पॉइंट को हम लगाने जा रहे थे तो पहले हमारा अपना स्टाफ कहता है कि सर क्या ये इम्प्लीमेंट होगा? मैंने कहा होगा भाई, क्यों नहीं होगा। हम इतने डिजिटली इनोवेट हो गए, इतने जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इस पे फिर मैंने एक और चेक लगाया, एक और चेक ये लगाया कि आपको RFID मिली है तो अब आपको एक्सेस डोर भी दे दिया, इसके अलावा किसी और दरवाजे में आप नहीं जा सकते, लिफ्ट भी उसी से ही खुलेगी अब, और आपको जाना 3rd फ्लोर पे था तो 3rd फ्लोर का दरवाजा भी उसी से ही खुलेगा, आप किसी और दरवाजे से दाखिल भी नहीं हो सकते कि वरना आप हमारे लैब या किसी हसास इलाके में चले जाओ, ये भी जरूरी है। अब इससे मैंने एक और देखा कि बीइंग ऑन आवर कल्चर हम चीजों को बाईपास करना शुरू हो गए। RFID जनरेट करवा ली, नाम किसी और का ले लिया, गए किसी और जगह पे, इसको भी मैंने कहा अब खत्म करेंगे। अब खत्म करने की क्या, देखो कैमरा भी लगा दिया, सारे डिटेक्शन पॉइंट बना दिए। अब ये हुआ कि अगर आप मुझसे मिलना चाह रहे हो तो सबको पता है कि भाई मेरे पास मेरी एक ईमेल ID या मीटिंग ID बनी हुई है, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे, मैं एक्सेप्ट करूंगा तो RFID जनरेट होगी, वरना वो भी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंसीज और भी हमने बना दी कि इतना चेक एंड बैलेंस के साथ, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ डिजिटली हमने चीजों का बेनिफिट लिया। अब अगर मैं नहीं लेता तो क्या होता, चीजें बाईपास होती। तब चीजें बाईपास होती तो इसका मतलब हम साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, बुलीज, फिशिंग्स इनकी तरफ चले जाते। तो जब इनकी तरफ जाते तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज ही नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी है लेकिन यूज नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा IQ ही छोटा है। और मैंने आपको बताया कि ये जो जनरेशन है इसका IQ वैसे ही सबसे छोटा है, क्योंकि इन्होंने तो वो दुनिया ही नहीं देखी जो बेसिकली हम देखते हुए आ रहे हैं। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट देम, टू टीच देम, एटलीस्ट टू टेल देम कि दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज द बेटर वर्ल्ड बेसिकली। यानी कि बड़ा एक समझे कि इन्फ्लुएंस है इनोवेशन का और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, एडप्शन हमारी देर में, एडप्शन लेट है, सब कुछ है, लेकिन ये समझ ले कि हम अगर 2030 की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो इसकी सही मानों में टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ इनोवेट अगर हो जाएगी तो 2050 तक हम एक्सपेक्ट कर लें कि हम कुछ कर लेंगे, आ जाएंगे। आप मुझे बताएं हम में से कितने लोग हैं जो गूगल लेंस यूज करते हैं? ना ठीक है, अब गूगल लेंस इंट्रोड्यूस कब हुआ? 2012-13 के टेन्यूर में आया, हमें तो 10 साल लग गए ना, साल हो गए। ठीक है, तो 10 साल में भी हम कुछ नहीं कर सके। तो अब हम क्या करेंगे? हमने ये कह दिया कि यार चैट GPT, गूगल जेमिनी, क्लाउड, ये जितने भी लोग आए, मतलब ये जितने सॉफ्टवेयर। मेरा सवाल ही आपसे ये AI के बारे में ना जी, तो वो बात आप नहीं ले जा रहे, मैंने कब पहले इनपुट दे दूं इसमें कि AI की बात आप ये इसी तरफ लेके जा रहे हैं ना, जेमिनी, AI वगैरह, तो इसका मतलब ये है कि फिर आने वाले वक्त में हम AI को भी फिर इसी तरह यूज कर रहे होंगे जैसे MSN मैसेंजर होता था, फेसबुक होता था। अभी आप मुझे ये बताएं कि आप ईमेल ड्राफ्ट करते हैं, तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो जेमिनी, चैट GPT से ईमेल ड्राफ्ट करवाते हैं? सारे ही करने लग गए तो। ठीक है मैं आपको अगर पुरानी एग्जांपल दूं, यानी अभी भी जितने मेरे साथी हैं दे नो मी वेरी वेल, और अभी चूंकि हम लाइव है हर एक चीज के लिए, 2014 में मैं एक कंपनी में काम कर रहा था। 2014 में क्या चैट GPT था? नहीं था, ऑब्वियसली। गूगल था, गूगल भी ऐसा नहीं था कि जो आपको बोले कि भाई मैं तुझे ईमेल लिख कर देता हूँ, ऐसा नहीं था। वहां एक केस पेंडिंग, सर्च इंजन था, बस सर्च इंजन ही था, याहू वाला जो चलता है। वहां एक केस पेंडिंग आ रहा था एक आर्किटेक्ट के पास, और वो बहुत बुरे तरीके से मतलब प्रॉब्लम में थे।
मैंने उसकी कंटिन्यूअसली ईमेल ड्राफ्टिंग की, जो कि फॉर्मल मेथड्स होता है, और हमने ये जस्टिफाई कर दिया कि दिस इज नॉट आवर मिस्टेक, दिस इज द क्लाइंट्स पार्ट मिस्टेक। और आप देखें कि वहां से मैंने ये फील किया कि आपके अंदर अपने वर्ड्स होंगे तो कुछ ड्राफ्ट करोगे, और वर्ड्स ऑब्जर्वेशन से आएंगे। क्योंकि हमेशा एआई ठीक भी नहीं होता। यस, एआई नीचे खुद ही लिखता है कि आप जो है, मैं मिस्टेक्स कर सकता हूं क्योंकि मैं एआई जनरेटेड हूं। और आप देखें कि हम अपनी ईमेल्स, कितने लोग हैं जो खुद ड्राफ्ट करने के बाद, ये कभी ईमेल में हमने पढ़ा है कि मैंने आज इस 100 वर्ड्स की ईमेल में 5 नए वर्ड डाले? कभी भी नहीं देखा है। वो बचपन में एक मुहावरे पढ़ते थे ना कि यार ही इज ऑलवेज बीटिंग अबाउट द बुश, तो लोग सोचते थे अच्छा यार ये भी कोई अच्छी बात हो रही होगी, बट दे डू नॉट नो द मीनिंग नहीं पता। वो कहते हैं ना नॉर माई कुकीज नॉर माई मंकीज, तो ये हमारे पास क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। 36 ईडीएम मुझे याद है, मैट्रिक में हमें पढ़ाए जाते थे 36। वो टीचर हमें कहते थे यार ये भी याद कर लो तो ये भी बहुत है। तो हम में तो वो 36 तो छोड़े, क्या हमारे पास 10 भी याद है कि हम अपनी वोकैबुलरी को, अपने वर्ड्स को उस लेवल पे अंडरस्टैंड करें? क्या हम जब बात कर रहे होते हैं तो हमारी कभी कोई आइडियोलॉजी वाली बात होती है? क्या हम अपनी ब्रेन के साथ कोई ऐसा इनोवेटिव थॉट पेश करते हैं? कभी आपने ये सोचा कि विकिपीडिया भी कोई चीज होती है? तो ऐसे तो फिर कभी देखा? ऐसे तो फिर हम इन टूल्स से एक तरह से ऐसे डिपेंडेंट हो जाएंगे यस कि फिर जो वही हम बात कर रहे हैं वो जेनजी वाली, तो हमें भी एक ऐसा टूल दे दिया जिससे हम अपने ब्रेन फंक्शन को उस तरह नहीं कर सकते जो एआई चाहता है। यस, एआई का काम ही यही है कि वो आपको रिलैक्स और पीस माइंड में ले जाए, ताकि आप जो है वो स्मार्ट वर्किंग नहीं करो, अपनी क्रिएटिविटी को छोड़ दो और आप अपने ब्रेन को कम से कम यूज करो। तो वो आपने एक मूवी देखी होगी ना जिसमें कहता है कि इन दो के जो ब्रेन्स हैं वो मार्केट में सबसे ज्यादा बिकेंगे क्योंकि अनयूज्ड ब्रेन्स है। तो ये जेनजी के जो ब्रेन्स बाद में आके जाएंगे ये अनयूज्ड ब्रेन्स होंगे, क्योंकि मैं कहता हूं कि यार आप ये देखो कि आपका ब्रेन बना किस लिए, ठीक है? क्रिएटिविटी जब वो क्रिएट हुआ है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। 2003 में एक स्पीच थी, वर्ड ऑफ गॉड आर्ट ऑफ मैन, कुरान एंड इट्स क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आप उस स्पीच को पढ़े तो उसमें आपको फीलिंग आएगी कि एक एक वर्ड और एक एक रिफ्लेक्शन जो आप देख रहे हो उसके अंदर इंस्पायरेशन है। वो इंस्पायरेशन को जब आप देखने गए तो आपको पता चला कि क्लाउड जो हैं वो भी किसी टेन्योर में चल रहे हैं। आज से 1400 साल पहले बता दिया गया कि भाई सूरज जो है वो आपको वक्त बताएगा और चांद जो है वो दिन बताएगा। तो हमारे पास क्या वो मेथोडोलॉजी फॉलो हो रही है? सर्वेइंग के हमारे टीचर थे, मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करता हूँ, वो हमेशा सर्वेइंग पढ़ाते वक्त हमारे पास वो आइडेंटिफिकेशन करते थे कि यार दूर आपको एक पहाड़ नजर आ रहा है, वो डिस्टेंस नजर आ रहा है, पेन से वो मुझे हाईलाइट करते थे कि यार पेन से आपको देखकर पता होना चाहिए कि ये कितना डिस्टेंस है। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, फैली आंटिया साहब हमारे एक बहुत बड़े एक सीनियर कहते हैं कि सर भी थे। उस जमाने में जब मैं नया नया आया था उस वक्त उनका एक्सपीरियंस 45 साल था, यानी ही वाज अ ग्रेजुएट ऑफ 70s। तो वो आर्किटेक्चुरल स्केल लेके एक प्रोजेक्ट पे गए, 2000 स्क्वायर यार्ड का घर बन रहा था। तो हमारे लिए तो ये था कि बहुत अच्छा घर है, ठीक है। उन्होंने अपना स्केल लिया, आर्किटेक्चुरल स्केल, और उस स्केल से देखकर उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन लगाई और बताया यार इस बीम के अंदर है ना। मैंने कहा सर ये बीम 20-22 फीट लंबा है, रिफ्लेक्शन है। तो बोला यार इस बीम के अंदर प्रॉब्लम है, आधे पौने इंच का फर्क आ रहा है, तुम्हें ऐसे ही नजर नहीं आएगा, बीम भी 20 फीट ऊपर है। अब आप सोचें कि एक ऐसे बंदे के साथ आप एक्सपीरियंस लो जो इटसेल्फ अपने अंदर एक पूरी नॉलेज की वो किताब रखता हो, वो तो फिर क्या चीज होगी। कहते हैं ना कि एक आलिम के पास आप 1 घंटा बैठो और एक किताब 24 घंटे पढ़ो, सही बात, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। पर लग जो जाता है ना। हम उनसे नॉलेज मैंने ली है, मतलब इतनी ज्यादा वो इनोवेशन बातें, इंटेलेक्चुअल बातें मैंने ली है कि जो हम ये बात करेंगे कि हमारी जनरेशन्स को नॉलेज लेनी है, टॉक टू प्रोफेशनल्स। ये उस जमाने की बात है। 89 में मैं एक स्पीच पढ़ रहा था, उसमें ये था कि आप लोगों को मछली धो नहीं, मछली पकड़ना सिखाओ, मछली पकड़ना। और हम अब ये देखें कि क्या 30-35 साल बाद हमको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। फारूक साहब ने भी अपने पॉडकास्ट के अंदर ये बात की कि भाई लोगों को मछली पकड़ना सिखाओ। हम क्या कहते हैं उसको स्टिक दे देते हैं, ले जाओ यार ये कर लो। अच्छा फारूक साहब,
आपको लगता है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आम जबान में कहेंगे कि अंडररेटेड है, वो हर प्रोजेक्ट के ऊपर होनी चाहिए? गुड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट जो टेक्नोलॉजी में मिसिंग है, यानी हम एक्चुअली अंडर और ओवर के दरमियान में फंस जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, बट ऑन दी अदर हैंड साइड, क्या आपने प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाया? सबसे पहला पॉइंट। तो आप ट्रैक क्या करोगे? हमने सिर्फ ये सोच लिया है कि यार जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ किक ऑफ मीटिंग बना दो, किक ऑफ मीटिंग के बाद स्टेक होल्डर्स बना दो, स्टेक होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर लो। क्या इनसे पहले आपने स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट के ऊपर पाबंदी लगाई कि वो क्या होंगे? और उसके अंदर क्या आपने प्रोजेक्ट स्केड्यूल प्राइमाविरा पे बनाया? प्रोजेक्ट का एमएस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई एक वर्किंग की आपने? क्या आपने टाइम डिलेशन फैक्टर्स लगाए उसके अंदर? क्या आपने ये देखा कि यार फ्यूचर में ये प्रिडिक्टेड प्रॉब्लम्स होंगी? क्या आपने ये तो तमाम चीजें नहीं, तो फिर आप कैसे परसीव कर सकते हो कि प्रोजेक्ट ऑन टाइम है? हाँ, अब टाइम पे क्या है प्रोजेक्ट, ये भी मैं आपको बता दूं, जो अक्सर लोगों की एक मिसकंसेप्शन डेवलप की हुई है। लोगों की मिसकंसेप्शन ये है कि बेसिकली मैं बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन करूंगा, मेरी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल जबरदस्त होगी। तो अगेन वही वाली बात है कि कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन भी तो टेक्निकल हो, आप टेक्निकली इक्विप्ड हो। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, प्लीज मेक द वोकैबुलरी ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की वोकैबुलरी बहुत जरूरी है कि हु इज द स्टेक होल्डर, who will be taking the responsibility of the cost deviation, who will be making the rate analysis। कौन बनाता है आज की दुनिया में रेट एनालिसिस? मुझे बताएं, कोई भी नहीं बनाता। तो आपने जज कैसे कर लिया कि ये इक्वेशन जो दी हुई है वो सही है कि गलत है? आप रेट एनालिसिस के बाद आप लगाते हो कॉस्ट बेनिफिट रेशो, क्या वो आपने लगाया? वो भी नहीं लगाया। तो आपका इशारा क्या प्राइमावेरा और जी, प्राइमावेरा प्रोजेक्ट के साथ साथ अब हम न्यू टर्म्स में भी आएंगे, जो कि प्लान स्विफ्ट बहुत पहले हम कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इंप्लीमेंटेशन में बड़ा मसला है। प्लान स्विफ्ट में आपको सारी बीओक्यू की क्वांटिटीज निकल के आ जाती, आपने खाली उसको ऑटोकैड की ड्राइंग देनी है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नए नए टूल्स डेवलप होंगे, उनके जरिए आपने तमाम का तमाम सॉफ्टवेयर लगाना है और आपकी पूरी बिल्डिंग का रिजल्ट भी आ जाएगा इन द नेम ऑफ फाइनल बिल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारे जितने भी कोलीग्स हैं उनमें से सब लोगों ने क्या ये सीखा? अच्छा, अब प्राइमावेरा यूज करना भी एक टेक्निक है। अगर मुझे प्लानिंग ही नहीं पता, हाँ समझ गया मैं, तो मैं कैसे वही ना, देखें कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप उसके अंदर जो डालेंगे वो इनपुट निकलेगी। वर्ल्ड 80% प्रोजेक्ट फेल ड्यू टू पुअर प्लानिंग।